जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी लोग सिविल सर्विसेज एग्जाम से जुड़े हुए हैं, शायद उनके लिए साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन आज यूपीएससी का सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हुआ है। और अगर मैं साफ शब्दों में कहूँ तो जीएस पेपर 1 खत्म होते ही काफी बड़ा हाहाकार सा आया है वापस, क्योंकि जिन बच्चों ने प्राइमा फेसी पेपर देख के जो बच्चों के ओपिनियंस आ रहे हैं और जो हमने भी पेपर देखा, तो इस साल फिर यूपीएससी ने अपने क्वेश्चंस का स्तर काफी बढ़ा दिया है और थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से टफ पेपर है। तो सर, आपका क्या विचार है इस साल के पेपर को देखने के बाद? मेरा विचार यही है कि यूपीएससी में क्वेश्चंस अनप्रेडिक्टेबल रहेंगे। कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड को तलाशने की बात मैं हमेशा करता रहा हूं कि कुछ ऐसे कॉमन ग्राउंड होने चाहिए प्रिपरेशन के। क्वेश्चंस जैसे भी रहे, वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिचुएशन एज वेल। अब देखो, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को मैं देख रहा हूं तो पहली बात तो स्टूडेंट्स को इसलिए डिप्रेस्ड नहीं होना चाहिए क्वेश्चन पेपर देखकर, क्योंकि प्रीलिम्स में उनको एक खास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन लेना है। क्वेश्चन पेपर अगर उन्होंने अनकन्वेंशनल पूछा है तो उसमें ब्रेकअप नीचे जाएगा उसका, तो नीचे जाएगा तो जाहिर है कि उसमें वो स्टूडेंट्स जो अच्छे हैं और जो थोड़ा सा इससे इजी क्वेश्चन में सिलेक्ट हो जाते हैं वो अभी भी होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये तो मैं बता सकता हूं कि जब उन्होंने क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो फर्स्ट इंस्टेंस उनका जो रिएक्शन हुआ होगा वो गिव अप करने का रिएक्शन रहा होगा कि नाउ दिस ईयर आई एम गोइंग टू गिव अप एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेकिन मैं इसमें ये बताना चाहूंगा कि ये संभावना से हम कभी भी इनकार नहीं कर सकते कि यूपीएससी इस तरह के सरप्राइज देते रहेंगे और हमारे अपने प्रिपरेशन को उसके लिए रेडी रखना है। ये बात तो काफी सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूपीएससी में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं, अनप्रिडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए यूज होता है। तो शायद ये इकलौता ऐसा मेजर एग्जाम है इंडिया में जहां पे यूपीएससी चाहता है कि इसका कोई पैटर्न, इसका कोई पैमाना सेट ना हो। जैसे ही बच्चे किसी एक चीज में कंफर्टेबल होने लगते हैं, यूपीएससी कोशिश करता है कि वो पैटर्न अगले साल में बिल्कुल ही हटा दे, ताकि बच्चों को ये इत्मीनान ना मिले कि चलो हमें एलिमिनेशन ट्रिक आ गई, हमने एक रिसोर्स को मास्टर कर लिया। तो सर, इसी से जुड़ा एक और सवाल कि यूजुअली लोग बोलते हैं कि यूपीएससी पे बहुत लालचन लगाए जाते हैं, खासकर साइंस के स्टूडेंट्स के द्वारा तो बहुत, कि ये भी एक रटने वाला पेपर है कि क्वेश्चंस को आप देखो क्या है। और आज का क्वेश्चन पेपर देखने के बाद फिर से ये विवाद एक बार शुरू होगा कि सारे क्वेश्चन तो बिल्कुल फैक्चुअल हैं और फैक्चुअल पेपर में तो जिसने ज्यादा रटा या जिसका लक काम कर गया वो अच्छा लीड ले जाएगा पेपर में। तो आपको क्या लगता है, क्या सही में यूपीएससी रूट लर्निंग को प्रेफर करता है या उसको फेवर करता है अपने पेपर? कभी नहीं, कभी नहीं। इस पेपर को आप देखो, मैं पेपर देख रहा हूं, क्या ये ह्यूमन कैपेबिलिटी में संभव है? कोई भी ह्यूमन इतना कैपेबल हो सकता है कि इसको रूट लर्निंग से कर ले? इम्पॉसिबल है। बल्कि रूट लर्निंग में तो ऐसा बड़ा फियास्को उसके साथ एग्जाम हॉल में होगा कि किसी भी एक क्वेश्चन पर उसे कॉन्फिडेंस नहीं है। देखिए, एक बात आप ध्यान रखिए, बाइंडिंग फोर्स हमेशा नॉलेज ही रहेगा, कॉन्सेप्ट ही रहेगा। बाइंडिंग फोर्स वही है। मैंने पेपर देखा तो पेपर देखने के बाद पूरी स्ट्रेटेजी मेरे दिमाग में आ गई कि अगले साल से स्टूडेंट्स को किस तरह की स्ट्रेटेजी पर और मैं ज्यादा इम्फेसाइज करूंगा। स्ट्रक्चर जरूर होना चाहिए। स्ट्रक्चर अगर नहीं होगा तो रिटेन नहीं कर पाएगा। स्ट्रक्चर के अंदर एग्जांपल्स को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। जैसे दूसरी बात है कि क्वेश्चन के जो प्रैक्टिस वर्क है, सो द स्टूडेंट्स नीड टू हैव द मोर एंड मोर अप्लाइड नॉलेज। जैसे आपने देखा होगा एक पॉलिटी का क्वेश्चन, उन्होंने एक्स और वाई दो इंस्टेंस देकर पूछा है कि भाई एक्स मानता है कि आर्टिकल 13 में लॉ है उसमें और उसने लॉ से रिलेटेड सारी बातें बताई, और वाई बोलता है कि नहीं, इसमें कस्टम्स भी, ट्रेडिशन भी, इसको भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। तो अब वाई एक्स से एग्री नहीं करता कि भाई आप मान रहे हो कि इसमें कस्टम्स नहीं आएंगे। तो अब ये फर्स्ट इंस्टेंस जिन्होंने पूरे फंडामेंटल राइट्स को ही पढ़ा होगा, जो आर्टिकल 13 से ही आप देख रहे हो कि उसने पहली बार डिफाइन किया है कि फंडामेंटल राइट्स को कंट्रावेन करने वाला
जिस एक्सटेंट तक कंट्रावेन करेगा उस कंटेंट उस एक्सटेंट तक वाइड हो जाएगा। अब उसमें देखना यह है कि लॉ अगर उसको कंट्रावेन करेगा या कस्टम कंट्रावेन अगर कंट्रावेन करेगा। लॉ अगर उसका कंट्रावेन करेगा, अगर उसका उल्लंघन करेगा तो लॉ चलो, हालांकि उसमें भी बहुत सारे, अब केशवानंद के बाद तो उसमें बहुत सारा एक पेच लग चुका है, बावजूद इसके लॉ पर लिमिटेशंस लगाया गया है कस्टम्स का पर भी। तो अब उसको अप्लाई नॉलेज चाहिए कि अगर ट्रिपल तलाक है, अगर सपोज करो कोर्ट उसको डिफाइन करके देता है कि चलो लॉ तो नहीं है, कस्टम तो है, but it is going to encroach the personal right of the women and that belongs to the fundamental rights article 21, तो मान्य हो जाएगा। जी। तो इसको बच्चों को एग्जाम हॉल में ये चीज उनको फ्लैश करे, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पढ़ाई चाहिए हो। जी। कौन बोलेगा रोट लर्निंग? तो मतलब आपने भी ये पेपर पढ़ के यही फील किया कि अगर किसी बच्चे ने अपने सब्जेक्ट्स को फील किया है, समझा है, उसकी हर सब्जेक्ट में एक मूलभूत समझ विकसित हुई है, तो जब वो इन क्वेश्चंस को देखेगा तो हार मानने के बजाय उसके दिमाग में आइडिया स्ट्राइक करेंगे। मेरे ख्याल से आपने भी, क्योंकि हम सब ने अपने टाइम पे यही एक्सपीरियंस किया है कि एक टाइम तक मुश्किल क्वेश्चन के आगे सबको एक डिफिकल्टी तो एक्सपीरियंस होता है एग्जाम हॉल में, लेकिन फिर दिमाग रास्ते ढूंढने लगता है कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच किया जाए। तो आपने बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग बात की कि स्ट्रक्चर के बिना फैक्ट्स याद नहीं रखे जा सकते। तो आप क्या थोड़ा सा एग्जाम्पल से इलैबोरेट कर सकते हैं बच्चों के लिए कि वो कैसे स्ट्रक्चर में फैक्ट्स को याद रखें? देखिए, अब एक बात बताएं, आप क्वेश्चन पेपर को देखिए, एक तो क्वेश्चन का उन्होंने प्लेसमेंट रखा हुआ है, उसमें चलिए हम जहां तक देख रहे हैं तो हिस्ट्री में 21 क्वेश्चन सीधा दिख रहा है इसमें, हमारे हाथ में जो पेपर रखा हुआ है। बट जस्ट ट्राई टू फाइंड आउट कि हाउ मेनी क्वेश्चंस बिलोंग टू द साइड ऑफ पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, उसको रिकॉग्नाइज करना। आप इकोनॉमी में बताइए, हम किसको हम प्योरली इकोनॉमी का क्वेश्चन कहें? अब बताइए, इसमें अगर कोई क्वेश्चन देखे तो उसे लगा नहीं तो पूरा इन्वायरमेंट का, इकोलॉजी का, साइंस का ही बातें कर रहा है, लेकिन उस सब में छिपी हुई चीजें इकोनॉमी भी है, पॉलिटी भी है, बट नॉट इन डायरेक्ट फॉर्म। तो मुद्दा यह है कि हर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आपको जो नेक्स्ट वन क्वेश्चन मिलता है वो थोड़ा डिफरेंट मिलता है। तो इसका अगर सपोज करो कि हम आपको कहते हैं, स्टूडेंट्स को कोई अगर यह रिकमेंड करता है कि आप रोट लर्निंग करो, तो बेचारा क्या रोट लर्निंग करे, कहां से शुरू करे, कहां एंड करे वो? तो उसमें करना ही होगा दिव्यम की, जहां तक मैं सोच रहा हूं, और सोच ही नहीं रहा हूं बल्कि स्ट्रेटेजी भी मेरी और भी इस क्वेश्चन को देखते हुए थोड़ी बन गई है कि बच्चों को स्टैटिक और करंट इन दोनों को इन डेप्थ में उन्हें अपनाना होगा। जी। करंट को बस देखिए, अभी तक क्या होता था कि स्टूडेंट्स नॉलेजेबल होने की, नोटंकी करने से काम चलाते जी। और कोचिंग इंस्टीट्यूट भी उसी कि भाई तुम कम से कम नौटंकी तो कर लो इंटेलेक्चुअल, उस पर फिर एक बार जॉब मिल जाए फिर मस्ती करना। लेकिन अब मुझे लगता है कि यूपीएससी वाकई में आपको इंटेलेक्चुअल पहले बनाएगा, फिर आपको ले जाएगा। आपको इकोलॉजी इन्वायरमेंट को फील करना है, आपको पॉलिटी को फील करना है, आपको ह्यूमन राइट्स को फील करना है, आपको इकोनॉमी को फील करना है। एवरीथिंग इज अप्लाइड इन यू। अब देखो, एमपीआई पर ही क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्वेश्चन यूएनओ का जो पैरामीटर्स है उससे जो हमारा नीति आयोग का पैरामीटर्स है, उसमें अब चलो इसमें 12 है, उसमें 10 है, तो उसमें कॉमन पैरामीटर्स कौन है तो फ्लैश करना चाहिए दिमाग में। दो उस तरह का कॉमन पैरामीटर्स के बारे में क्वेश्चन पूछा है। आप एक क्वेश्चन हिस्ट्री पर देखो कि उसने जो क्वेश्चन पूछा है कि भाई सतलज और रिवर का जो कोर्स इंडस के साथ है, तो इसके इंफॉर्मेशन में कैसे मिलता है? अब कोई अगर यह चाहे कि पुख्ता कोई अगर रॉबर्ट ब्रूसफुट को पढ़ा हुआ हो तो ये स्टूडेंट्स के लिए पॉसिबल नहीं है, और ये प्रिपरेशन भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन स्टूडेंट्स को अगर ओवरऑल समझ है, दूसरे सोचिएगा कि भाई ऋग्वेद के नदी सूक्त 1500 BCE का है,
और जो जियोलॉजिकल चेंज है वो तो प्लीस्टोसिन एरा में लाखों वर्ष पहले हुआ है। तो नदी सूक्त उसको कैसे मेंशन करेगा कि भाई यमुना इधर था, सतलज यमुना का ट्रिब्यूटरी था और यमुना इंडस का ट्रिब्यूटरी था। ये तो नदी सूक्त मेंशन ही नहीं कर सकता, बियॉन्ड इसकी कैपेसिटी है। और लास्ट में डॉल्फिन के सहारे कर रहा है कि डॉल्फिन से पता चला कि ये दोनों कभी कॉमन थे। डॉल्फिन तो बहुत सारे रिवर्स में होते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फुट भारत का पहला रिकॉग्नाइज्ड जियोलॉजिस्ट है। उसने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इस्टेब्लिश किया है। उसने पहला जो मैन है, पहला जो अर्ली मैन है, उसका वो हैंड एक्स उसने डिस्कवर किया है। तो वहां पर इंटेलेक्चुअल गेस बताता है कि रॉबर्ट ब्रूस फुट को छोड़कर हमारे पास कोई दूसरा चॉइस नहीं है। ऐसे ये चीज सॉल्व होगा। अब आपने एक दूसरा सवाल किया, मैं उसी से जुड़ा हुआ आंसर देना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा कि भाई कैसे स्टूडेंट्स उसको लिंक करके पढ़ेगा। अब जैसे प्रेजेंट मूवमेंट पर ही क्वेश्चन है या पॉलिटिक का ही है, एक बार आपको स्ट्रक्चर बना के सारे ट्रेडिशनल तो पढ़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ट्रेडिशनल नहीं पढ़ा हुआ वो फॉर्मेलिटी तो आपको अदा करनी ही पड़ेगी। लेकिन उसके साथ साथ आपको क्रिटिकल व्यू भी हर टॉपिक का डेवलप करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ नहीं कि ऐसा आपने पढ़ा तो ठीक है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इस टॉपिक फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, और उनके आपस के रिलेशन को भी समझना होगा, तभी तो आप मतलब कॉन्सेप्ट के बेसिस पर क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो इसका कोई निजात नहीं है, आपको सही मायने में इंटेलेक्चुअल बनना होगा। जी, ये आपने बहुत अच्छे से, बहुत पुख्ता तरीके से समझाया, क्योंकि इसी के साथ एक बात शायद और भी हमें याद रखनी पड़ेगी कि जैसे अगर इस बार का पेपर बहुत टफ आया है तो कट ऑफ नेचुरली कम जाएगा, और हमने देखा है कि जब कट ऑफ 75 तक गिर जाता है मुश्किल पेपर में, तो हमें अगर पढ़ना भी है तो हमें स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन हर सवाल के लिए जरूरी नहीं है। अगर हम स्ट्रक्चर के साथ इस तरीके से पढ़ रहे हैं ट्रेडिशनल पढ़ाई, तो अगर हम अच्छे से लिंक कर पा रहे हैं तो हमें इतने सवाल जरूर एग्जाम में मिल जाएंगे जो हम बाकी बच्चों से ज्यादा कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट करके कट ऑफ क्रॉस कर सकते हैं। तो इस टेक्निक से मुझे लगता है ये करना तो ज्यादा आसान होगा। अब इससे एक और बहुत इंटरेस्टिंग और स्लाइटली इस पेपर से रिलेटेड कंट्रोवर्शियल सवाल, क्योंकि इतिहास में मेरे ख्याल से आपके अलावा और कोई भी इंडिया में ये बोलने के लिए, इस पे टिप्पणी देने के लिए अभी इससे बेहतर कोई शख्सियत नहीं होगी। इस साल यूपीएससी ने मेडिवल इंडिया से एक भी प्रश्न नहीं पूछा, एक भी क्वेश्चन नहीं है पेपर में। तो थोड़े सवाल तो इस बात से उठेंगे कि क्या मेडिवल हिस्ट्री को अब बिल्कुल ही मार्जिनलाइज किया जा रहा है। मतलब इंडिया के इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर से तो थोड़ा किया जा रहा था, लेकिन यूपीएससी में इस तरह का शिफ्ट आपको क्या लगता है, ये क्या दर्शाने की कोशिश कर रहा है? देखो ऐसा है दिव्यम, अगर आपने ये बात कहा है तो पहली बात तो मैं आपको याद दिलाऊं कि मिडिवल हमेशा से प्रीलिम्स में मार्जिनलाइज्ड रहा है। द ईयर 2018 इज द एक्सेप्शनल ईयर, जब उन्होंने मिडिवल से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिया। अब क्या था कि 2013 से जब से सिलेबस चेंज हुआ था, और यूपी प्रीलिम्स का सिलेबस तो 2011 में ही चेंज हो चुका है, इस सीसेट वाले जो मुद्दे आए, तो वहां से जहां से सिलेबस चेंज हुआ तो लोग मान के चल रहे थे कि मिडिवल अब प्रीलिम्स में कोई खास नहीं है, तो मिडिवल को लोग इग्नोर करते। अचानक से 18 में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ डाले, फिर लोग डर गए कि नहीं मिडिवल ही लेना पड़ेगा। तो पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप मिडिवल को मार्जिनलाइज यहां कर रहे हो तो प्रीलिम्स में आप कर सकते हो, लेकिन उसको छोड़ कैसे सकते हो? अब मान लीजिए पॉलिटी में आपको कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं, इसका मतलब क्या पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन को अगले साल के लिए मार्जिनलाइज कर दोगे? आज देखो पिछली बार पिछले 2 ईयर से 12 to 13 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछ रहे थे। अब बच्चे के दिमाग में था कि नहीं अब इससे ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमी से या ऐसा कुछ पॉलिटी में से पूछ रहे हैं, हालांकि लगभग वही था उनका भी 14-15 ही था, लेकिन चलो 1-2 कम, चूंकि हिस्ट्री से पहले ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। अब इस बार 21 क्वेश्चन उन्होंने रखा है, इसको क्या कहोगे? जी, तो इसका कोई बना बनाया पैटर्न है, एक क्लासिकल मेथड है कि आपको एक बार तो पूरे सिलेबस को कवर करना होगा, चाहे जो भी सेगमेंट आपको लगे कि भाई नेग्लेक्टेड है, अब इसके आधार पर आप प्रोफेसी नहीं कर सकते हो कि अगले साल भी
या उसके नेक्स्ट ईयर भी वही पैटर्न रहेगा। पैटर्न समय के साथ चेंज हो सकता है जी। लेकिन हाँ, आप अगर नॉलेजेबल हो तो क्वेश्चन उसको जहां पूछना है पूछ ले, मेडिवल छोड़ ले, मॉडर्न छोड़ ले, आप उतना सेफ आप इसमें मार्किंग कर दोगे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, एक चीज बनी रहेगी, जब तक आप रिजल्ट नहीं देखोगे तब तक आप श्योर नहीं हो पाओगे कि मेरा क्या हाल है। लेकिन हाँ, उसका भी एक तरीका है। तरीका यह है कि आप तो कोई ज्यादा टाइम नहीं, 15 डेज में रिजल्ट देते हो जी, तो 15 डेज कोई नहीं है, 1 वीक तो आपको रेस्ट करने में लग जाएगा। और इस साल तो प्रोविजनल आंसर की भी अब दे ही देंगे, तो पता ही चल जाएगा उनका। तो अल्टीमेटली हम लोग यही कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ऐसा एग्जाम ही नहीं है जहां सिलेक्टिव रीडिंग, रोट लर्निंग जैसी चीजें काम करें। बिल्कुल नहीं, सिलेक्टिव रीडिंग नहीं होगी, रोट लर्निंग नहीं होगी। आपको करंट को ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा और वो भी आपको इसको स्टैटिक से जोड़ के करना पड़ेगा। तो मैं आशा करती हूँ कि हमारे साथ जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो अगले साल के लिए अपनी रणनीति या फ्यूचर के लिए अपनी रणनीति बिल्कुल इन्फॉर्म्ड तरीके से लें। किसी भी इंसान की बात सुन के कोई गलत धारणा ना बनाए एग्जाम के बारे में। एग्जाम अगर आपको कोई भी क्लियर करना है, ये तो एक एग्जाम है, अगर आपको अपनी जिंदगी में किसी भी पड़ाव पे अच्छा करना है तो कुछ बेसिक मूलभूत चीजें होती है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते। आप अपनी पढ़ाई को कंप्लीट रखिए, इंटीग्रेटेड रखिए और उसी से आपके बड़े बड़े एग्जाम भी सॉल्व होंगे और उसी से आप अपने करियर में अच्छा ही करेंगे। तो हम आशा करते हैं, थैंक यू वेरी मच सर आपके इनसाइट्स के लिए। और आप जरूर सर से जुड़ी, इससे जो भी जुड़ी नई बातें हैं, मणिकांत सर हमेशा आपके लिए लाते रहेंगे। ओके, थैंक यू ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स, बी कॉन्फिडेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।